The reason behind this is that where these biomicromolecules, they are actually doing their job. ठीक है, we know that biomolecules are of two types. Smaller size are known as the biomicromolecules and larger size are known as the biomacromolecules. ठीक है बेटे, you also know that when we do the chemical analysis, ठीक है, जब हम इनकी केमिकल एनालिसिस करते हैं तो हमेशा जो बायोमैक्रोमोलेक्यूल्स होते हैं वो हमें किस में मिलते हैं, एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिलते हैं, ठीक है, यानी रिटेंटेट में मिलते हैं, और बायोमाइक्रोमोलेक्यूल्स जो है वो हमें फिल्ट्रेट में मिलते हैं या एसिड सॉल्युबल पूल जो है उसके अंदर मिलते हैं। अब आपने एक चीज याद रखनी है कि दोनों जो है वो कहते हैं कि प्लांट बॉडी जो है उसमें क्या चीज जो है उसको फॉर्म करते हैं। तो बायोमाइक्रोमोलेक्यूल्स जो हैं वो साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन को फॉर्म करते हैं, ठीक है बेटे। साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन जो है वो किससे बनी हुई है, बायोमाइक्रोमोलेक्यूल से बनी हुई है। तो फिर बायोमैक्रोमोलेक्यूल्स क्या करते हैं, तो कहते हैं कि साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनेल्स भी हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स आर देयर इन द साइटोप्लाज्म। इट मे बी माइटोकॉन्ड्रियाज, प्लास्टेड्स, ठीक है, सेंट्रोइल्स, कुछ भी हो सकता है। अगर प्लांट सेल है तो फिर सेंट्रोइल नहीं होगा ना, उसके अलावा भी तो और कितनी कुछ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दोनों तरह के। तो ये सारे जो हैं उसमें वो कहता है कि जो जनरली सेल मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है, उनका जो कंपोजिशन है वो किससे बना हुआ है, बायोमैक्रोमोलेक्यूल से बना हुआ है। तो बायोमैक्रोमोलेक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 10,000 डाल्टन से भी ज्यादा है, वो सेल ऑर्गेनेल्स जो है उनकी मेम्ब्रेन्स को फॉर्म करते हैं, जबकि बायोमाइक्रोमोलेक्यूल्स जो है वो साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन जो है उसको फॉर्म करते हैं। ओके बेटे, अब देखो एक क्वेश्चन उसमें मैंने आपको उस समय पूछा था कि व्हाई लिपिड्स आर इंक्लूडेड इन बायोमैक्रोमोलेक्यूल्स, ठीक है। देयर इज वन पैराग्राफ इन योर बुक एंड हियर इट इज रिटन कि द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लिपिड्स इज नॉट मोर देन 800 डाल्टन, ठीक है, 800 डाल्टन से ज्यादा नहीं है मॉलिक्यूलर वेट किसका, लिपिड्स का। पर फिर भी उसको जो है बायोमैक्रोमोलेक्यूल्स में क्यों कंसीडर किया गया है, तो वो आपको अच्छे से मालूम है कि लिपिड्स जो है अगर हम उनकी बात करें तो हम जब भी सेल मेम्ब्रेन्स के बारे में बताते हैं, ठीक है, वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट द फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड यू नो दैट इट कंसिस्ट ऑफ ए लिपिड बाइलेयर, ठीक है बेटे। तो कहता है कि लिपिड बाइलेयर जो है उसके अंदर जो है कौन से लिपिड्स प्रेजेंट है, वो भी आपको मालूम है, फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट है। तो हर एक सेल जो है उसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, और ये सेल मेम्ब्रेन्स जो है जब हम इनको ब्रेक करते हैं, यानी जब हम केमिकल एनालिसिस करते हैं किसी भी प्लांट टिश्यू का या एनिमल टिश्यू का, ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन्स भी ब्रेक होंगी ना। तो सेल मेम्ब्रेन्स को जब हम ब्रेक करते हैं तो उस दौरान जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं उनका भी क्या हो जाता है, यहाँ पे ब्रेकेज होता है। और ब्रेकेज होने के बाद क्योंकि ये लिपिड्स हैं, ऑर्गेनिक है नेचर में, इसलिए ये वाटर सॉल्युबल तो होते नहीं है, ठीक है, तो इनके जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, इसलिए वो किस फॉर्म में रहते हैं, वेसिकल्स की फॉर्म में ही रहते हैं। और जब हम केमिकल एनालिसिस के दौरान क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करके देखते हैं, तो ये फिल्ट्रेट जो कि एसिड सॉल्युबल पूल है उसके अंदर नहीं आते, ये रिटेंटेड के साथ ही रह जाते हैं जिसमें कि अदर बायोमैक्रोमोलेक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि रिटेंटेड के अंदर कौन कौन से बायोमैक्रोमोलेक्यूल्स प्रेजेंट हैं, दे मे बी प्रोटीन्स, ओके बेटे, प्रोटीन्स उसके अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है। और उसके साथ लिपिड्स कैसे आ गए हैं, तो ये बाय चांस आ गए हैं, क्योंकि जब हम इनका ब्रेकेज करते हैं तो उस दौरान इनकी वेसिकल्स बन जाती हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होती, इसलिए ये फिल्ट्रेशन के दौरान फिल्ट्रेट में नहीं जाते हैं, ये किस में रह जाते हैं, रिटेंटेट में ही रह जाते हैं। तो एक्सीडेंटली जो है ये बायोमैक्रोमोलेक्यूल्स के साथ आ गए हैं, पर अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट they should not be considered under biomacromolecules. Okay बेटे, this I have written in this aspect, ये आप रीड कर लेंगे बाद में जब आपको ये भेज दी जाएगी। ओके बेटे, अब we are starting with the next topic, proteins, ठीक है। The another name for the proteins are the polypeptides, ठीक है। poly means many and peptide means when so many amino acids they are joined with the help of peptide linkage, ठीक है बेटे। तो कहते हैं कि प्रोटीन्स जो है पॉलीपेप्टाइड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, किनके बीच में, अमाइनो एसिड्स के बीच में। और आपको मालूम है कि प्रोटीन्स कैसे बनते हैं, तो प्रोटीन्स जो है वो अमाइनो एसिड से बनते हैं। जब अमाइनो एसिड
एक दूसरे के साथ एंड बाय एंड ज्वाइन करती हैं चेन लाइक फैशन में। और हर एक दो अमाइनो एसिड्स के बीच में कौन से बॉन्ड होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। ठीक है बेटे। अब वो कहता है कि प्रोटीन जो है वो एक लॉन्ग पॉलीमर है अमाइनो एसिड्स का। और कितनी अमाइनो एसिड्स हमें नोन है अब तक? 20 अमाइनो एसिड्स जो है वो हमें नोन है। ठीक है बेटे। दूसरी चीज प्रोटीन के बारे में जो हमेशा याद रखेंगे कि प्रोटीन जो है वो हमेशा एक हेट्रोपॉलीमर होता है। हेट्रोपॉलीमर का मतलब उसको बनाने वाली सारी अमाइनो एसिड्स जो है वो एक जैसी नहीं होती हैं। ठीक है, अलग अलग अमाइनो एसिड्स जो है उसके अंदर ज्वाइन हो सकती है। और कभी भी होमोपॉलीमर नहीं होता। अगर हम होमोपॉलीमर को डिफाइन करें तो हमें याद रहना चाहिए कि होमोपॉलीमर जो है वो ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिनके अंदर सारी अमाइनो एसिड्स कैसी हैं? एक जैसी हो। पर प्रोटीन्स जो है वो कभी भी होमोपॉलीमर नहीं होती, इसलिए ये केस प्रोटीन्स का नहीं हो सकता है। ओके बेटे, देखो नीचे मैंने क्या लिखा है। अमाइनो एसिड्स जो हैं दे मे बी कैटेगराइज्ड एज एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ठीक है बेटे, वेरी मच क्लियर। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स हैं जो हम अपनी डाइट से, अपने फूड से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, जो भी हम फूड लेते हैं, जो भी हम डाइट लेते हैं, उससे जो हमें अमाइनो एसिड्स मिलती है वो एसेंशियल है। और जो हमें फूड से नहीं मिलती है, ठीक है, पर हमारी बॉडी जो है उसको खुद सिंथेसाइज करती है, दे कम्स अंडर द नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। क्लियर? और देखो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हमें बताए गए हैं फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स के बारे में। ठीक है, प्रोटीन्स जो है वो आपकी बॉडी में क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो उसमें देखिए फर्स्ट है इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन्स जो है उसमें न्यूट्रिएंट्स जो है उनके ट्रांसपोर्ट में इनका इंपॉर्टेंट रोल है। बताइए ये चीज हमने कहाँ पे पढ़ी थी? कौन सा आपको याद आ रहा है इसके रिस्पेक्ट में? बताइए। इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स में भी इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन इंपॉर्टेंट आयंस। कुछ इंपॉर्टेंट आयंस हो सकते हैं। और आपको मालूम है कि सेल मेम्ब्रेन जो है उसका नेचर कैसा है? सेमी परमीएबल है। ऐसा ही है ना बेटे? तो सेमी परमीएबल नेचर होने की वजह से वो ऐसे सब्सटेंसेस जो सेल मेम्ब्रेन के साथ मैच करते होंगे, यानी लिपिड बाइलेयर जैसा नेचर रखते होंगे, उनको तो इजीली पास होने देगी। ठीक है, हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस जो है उसको तो उसने क्या करना है? इजीली पास होने देना है, क्योंकि वो लिपिड से बनी हुई है। पर हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस को उसने पास नहीं होने देना। तो फिर ये भी तो अंदर जाने हैं ना, कैसे जाएंगे? तो आपको मालूम है कि सेल मेम्ब्रेन जो है उसमें दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, सम प्रोटीन्स आर प्रेजेंट एट द पेरिफेरी, दीज आर नोन एज द पेरिफेरल प्रोटीन्स, and some are embedded in the lipid bilayer of the cell membrane, these are known as the integral proteins। ठीक है बेटे, तो इस तरह से प्रोटीन्स जो है वो कैरियर्स की तरह यहाँ पे बिहेव करते हैं और आयंस जो है उसको सेल मेम्ब्रेन के अंदर लेकर जाते हैं। ओके बेटे, इसे इस तरह के डिफ्यूजन को हम क्या कहते हैं? हाँ जी, व्हाट टाइप? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। यस, इट इज नोन एज फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ओके बेटे, देखो सेकंड में सम फाइट्स अगेंस्ट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स। कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो हमारी बॉडी में जब इन्फेक्शंस होती हैं, पैथोजेंस हमारी बॉडी में चले जाते हैं तो उनके अगेंस्ट फाइट करते हैं। बताइए ऐसे प्रोटीन्स को क्या कहते हैं? यस बेटे, दिस सच टाइप ऑफ प्रोटीन्स हैव अ स्पेशल नेम। थोड़ा सा मैंने 10th में आपको बताया था कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो दो तरह का है, अगर आपको याद आ रहा हो। ठीक है, एक हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं वो फाइट करती हैं, और एक में डायरेक्टली सेल फाइट करते हैं, जिसमें एंटीबॉडीज फाइट करती हैं, ठीक है, इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट्स के खिलाफ। सच टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम इज नोन एज ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम। और ये एंटीबॉडीज जो होती हैं वो एक्चुअली किससे बनी हुई है? प्रोटीन से बनी हुई है। ओके बेटे, तो यही इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट फाइट करते हैं। तो एक्चुअली ये कौन है? एंटीबॉडीज है। और जहां पे सेल डायरेक्टली फाइट करते हैं, ठीक है, इट मे बी बी लिम्फोसाइट्स और इट मे बी टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है बेटे, तो उसको हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। तो इम्यूनिटी कितने तरह की है? दो तरह की है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी जिसमें एंटीबॉडीज फाइट करती हैं, दूसरी कौन सी है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जिसमें दो तरह के सेल्स होते हैं इम्यून सिस्टम से रिलेटेड, बी सेल एंड टी सेल। ऑलराइट, उसके बाद देखो सम आर हार्मोन्स। बताइए एक ऐसा हार्मोन जो कि प्रोटीनेशियस नेचर रखता है।
इंसुलिन। यस, वेरी गुड बेटे। इंसुलिन इज द हार्मोन जो कि प्रोटीन है नेचर में। ठीक है, इसके अलावा और भी कई तरह के हार्मोन्स होते हैं, कुछ स्टीरॉइड्स होते हैं, फैट्स की तरह होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सेक्स रिलेटेड हार्मोन्स होंगे वो हमेशा स्टीरॉइडल होंगे नेचर में। ठीक है, जैसे टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है। पर इंसुलिन जो है वो प्रोटीनेशियस होता है। ठीक है, कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि एंजाइम्स की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है बेटे, हमेशा याद रखिए कि एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, पर सारे प्रोटीन्स एंजाइम नहीं होते। ठीक है, फिर से सुनेंगे, सारे एंजाइम्स जो हैं वो क्या होंगे, प्रोटीन होंगे, पर सारे प्रोटीन्स एंजाइम नहीं होते। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। कौन से वाले प्रोटीन्स जो हैं वो एंजाइम्स की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, वो जब हम प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर करेंगे ना तब आपको बताएंगे कि प्रोटीन्स अपने कौन से स्ट्रक्चर के अंदर एंजाइम्स की तरह बिहेव करते हैं। ओके बेटा, फिर यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस मैंने बुक में से यहाँ से कैरी फॉरवर्ड की है। तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड के अंदर वो कौन सा है, कोलेजन है। ठीक है, तो 1 मार्क क्वेश्चन है ये। नेम द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन दैट इज फाउंड इन द एनिमल वर्ल्ड, इट इज कोलेजन। और अगर आपसे पूछा जाता है कि पूरे बायोस्फीयर जो है उसके अंदर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, ठीक है, तो इसका छोटा वाला नेम पहले याद करेंगे, फिर बड़ा याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, द नेम ऑफ दिस प्रोटीन इज रुबिस्को। इट इज रुबिस्को एंड व्हाट इज द फुल नेम, रूबुलोस बिसफॉस्फेट कार्बोऑक्सिलेज ऑक्सीजनेस। ठीक है, तो देखो जब हम उस किसी भी चीज के पीछे एस एस वर्ड लगाते हैं इसका मतलब वो एंजाइम होता है। तो ये एक ऐसा प्रोटीन है जो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में, बायोकेमिकल रिएक्शंस में एंजाइम की तरह बिहेव करता है। ठीक है बेटे, एंड इट्स शॉर्ट नेम इज रुबिस्को एंड इट्स फुल नेम इज रूबुलोस बिसफॉस्फेट कार्बोऑक्सिलेज ऑक्सीजनेस। ठीक है, जब हम फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ेंगे तब आप जानेंगे कि ये एंजाइम कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके बेटे, नाउ वी आर कमिंग ऑन अवर मेन टॉपिक एंड दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स। ठीक है, तो हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट इज रिलेटेड विद प्रोटीन्स। ठीक है, तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का उसको हम उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर के नेम से जानते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स क्या कहता है कि अमाइनो एसिड्स जो कि क्या है, प्रोटीन्स की मोनोमेरिक यूनिट्स हैं। ठीक है, अगर वो सारी की सारी अमाइनो एसिड्स जो हैं वो प्रोटीन को इस तरीके से बनाती हैं कि सारी अमाइनो एसिड्स उसके अंदर कैसे अरेंज्ड है, एक लीनियर फैशन में अरेंज्ड है। ठीक है, पूरी एक लाइन बनी हुई है उनकी, एक के पीछे एक अमाइनो एसिड है। तो फिर इस तरह का जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन्स का उसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं प्रोटीन्स का। देखो मैंने क्या लिखा है, द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स दैट इज द पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन अ प्रोटीन which is the first amino acid and which is the second and so on, it is called the primary structure of a protein। ठीक है, जैसे मॉर्निंग असेंबली में हम एक लाइन बनाते हैं, एक स्टूडेंट के पीछे नेक्स्ट होता है और ऐसे नेक्स्ट से पीछे अगला स्टूडेंट होता है, उसी तरीके से कहते हैं कि एक अमाइनो एसिड के पीछे दूसरी है, देन उसके पीछे तीसरी है, और इस तरह से सारी अमाइनो एसिड्स जो है वो एक के पीछे एक अरेंज है। और उस स्ट्रक्चर को देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि फर्स्ट अमाइनो एसिड कौन सी है, सेकंड कौन सी है, एंड लास्ट में कौन सी अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। ठीक है बेटे, तो ये स्ट्रक्चर जो लीनियर फैशन में है जिसमें सारी अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से अरेंज्ड है और लीनियर फैशन में अरेंज्ड है, इसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो देखो आगे क्या लिखा है हमने, प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज अ लाइन। ठीक है, इसमें आप कंसीडर कर सकते हैं कि प्रोटीन जो है वो एक लाइन की तरह है एंड द लेफ्ट एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट अमाइनो एसिड। ठीक है बेटे, उस पर्टिकुलर लाइन का जो लेफ्ट एंड है उसमें पहली अमाइनो एसिड प्रेजेंट है और उसके राइट एंड पे कौन सी अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, लास्ट अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, द फर्स्ट अमाइनो एसिड इज कॉल्ड एज द एन टर्मिनल अमाइनो एसिड एंड द लास्ट अमाइनो एसिड इज कॉल्ड एज द सी टर्मिनल अमाइनो एसिड। ठीक है, कोई स्टूडेंट बता सकता है कि मैंने फर्स्ट एंड जो है इसको एन टर्मिनल अमाइनो एसिड एंड क्यों बोला है। देखो बेटे उसका फॉर्मूला अमाइनो एसिड का जनरल फॉर्मूला अपने दिमाग में लेकर आइए। उसमें सेंटर में क्या प्रेजेंट था, एक कार्बन एटम प्रेजेंट था ना, और उस कार्बन एटम की टेट्रा वैलेंसी थी, सभी स्टूडेंट को मालूम है, पर चारों वैलेंसीज जो है वो 4 सब्सिट्यूएंट्स के द्वारा सेटिस्फाइड थी। ठीक है, तो अगर आपको ध्यान में आ रहा है तो आपको पता है कि कार्बन जो है उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट था, अमाइनो। यस,
अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट था और उसकी राइट हैंड साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट था। ठीक है बेटे, ऊपर की तरफ कौन सा था, हाइड्रोजन था, नीचे की तरफ एल्काइल ग्रुप था विच इज द वेरिएबल ग्रुप। तो इस तरह से वो कहते हैं कि अगर हम अमाइनो एसिड्स के इस स्ट्रक्चर को एक लीनियर फैशन में अरेंज्ड समझते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड जो है उसमें सबसे पहले जो आपको ग्रुप नजर आएगा वो कौन सा ग्रुप होगा, वो ऐसा ग्रुप होगा जिसमें क्या अटैच हो रखा होगा कार्बन के साथ, अमाइनो ग्रुप यानी NH2 अटैच हो रखा होगा। इसीलिए इस एंड को हमने एन टर्मिनल अमाइनो एसिड एंड बोलते हैं। ओके बेटे, पर अगर इस चेन को पूरा हम स्टडी करें तो लास्ट के अंदर जो हमें अमाइनो एसिड नजर आएगी उसका सबसे लास्ट वाला पार्ट जो है वहां पे हमें कौन सा ग्रुप नजर आएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप नजर आएगा। इसीलिए हमने उस एंड को सी टर्मिनल बोला है अमाइनो एसिड का। ओके बेटे, प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना किसी स्टूडेंट को? एक बार फिर से सुनेंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स ये कहता है कि अगर आप प्रोटीन्स के अंदर अमाइनो एसिड्स की पोजीशन के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें किससे पता लगता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर से पता लगता है। इसमें सारे के सारे अमाइनो एसिड्स जो है वो एक लाइन की फॉर्म में अरेंज्ड हैं, लीनियर फैशन में अरेंज्ड हैं। और कहते हैं कि फर्स्ट जो टर्मिनल है इसका उसको हम एन टर्मिनल कहते हैं और वहां पे फर्स्ट अमाइनो एसिड जो है वो लोकेटेड होती है और उसका कौन सा ग्रुप हमें नजर आता है, उसका हमें अमाइनो ग्रुप नजर आता है। और लास्ट वाला जो एंड है वहां पे लास्ट अमाइनो एसिड लोकेटेड है जिसका हमें कौन सा ग्रुप नजर आता है, सी टर्मिनल ग्रुप जो है वो नजर आता है। ठीक है, सारे अमाइनो एसिड्स जो है वो आपस में कैसे जॉइंट हैं, विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड दे आर जॉइंट विद ईच अदर। और इस स्ट्रक्चर से हमें फर्स्ट के बाद सेकंड अमाइनो एसिड कौन सी है, थर्ड कौन सी है एंड लास्ट में कौन सी है, ये सारी अमाइनो एसिड्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके बेटा, सी द इनलार्ज व्यू ऑफ द प्राइमरी स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे से जो हमने मोती दिखाए हुए हैं वो यहाँ पे हमें अमाइनो एसिड्स के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, और जिसके अंदर थ्रेड के अंदर हमने उन्हें डाला हुआ है वो हमें यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में बता रहा है। तो देखिए इस तरह से काफी सारी अमाइनो एसिड्स हैं और अगर इस स्ट्रिंग को मैं खींच के सीधा कर दूं तो ये सिंगल लाइन की फॉर्म में मुझे नजर आएगी। तो एक के बाद एक अमाइनो एसिड जो है इस तरीके से उसके अंदर अरेंज्ड है। तो देखो इसका एक जो है लेफ्ट साइड से अगर हमने इसको देखना शुरू किया तो ये इसका लेफ्ट हैंड है जिसको हम एन टर्मिनल कहेंगे और ये इसका राइट हैंड है जिसको हम सी टर्मिनल कहेंगे। एन टर्मिनल को एन टर्मिनल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फर्स्ट अमाइनो एसिड का अमाइन ग्रुप हमें NH2 ग्रुप वहां नजर आ रहा है और सी टर्मिनल को हम सी टर्मिनल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहां पर हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो लास्ट नजर आ रहा है। ओके बेटे, ओके नाउ वी आर कमिंग ऑन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स का क्या कहता है कि प्रोटीन का जो थ्रेड होता है, ठीक है, जो हमें प्राइमरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में नजर आता है वो हमेशा इसी तरह से एक रिजिड रॉड की फॉर्म में नहीं रहता है। ठीक है, कई बार क्या होता है उसके काफी सारे फोल्ड बन जाते हैं, वो उलझ जाता है एक दूसरे के साथ और कई सारे उसके अंदर फोल्ड बन जाते हैं जो हमें किस फॉर्म में नजर आते हैं, हेलिक्स की फॉर्म में नजर आते हैं। ठीक है, अगर मैं इस धागे को सीधा खड़ा रखूं तब तो वो मुझे एक एक्सटेंडेड रॉड जैसा नजर आएगा, पर अगर मैं इसे फ्री छोड़ दूं तो बीच में ये उलझ जाएगा ना, तो इसलिए उसके क्या बन जाएंगे, काफी सारे फोल्ड बन जाएंगे और ये फोल्ड हमें कैसे नजर आएंगे, हेलिक्स की फॉर्म में नजर आएंगे। ओके बेटे, उसके बाद देखो कहते हैं कि ओनली सम पोर्शंस ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए हेलिक्स। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा जो रिजिड रॉड है उसके फोल्ड बन गए हैं, बीच बीच में उसके क्या बन गए हैं, कुछ फोल्ड बन गए हैं जिनको हमने क्या नाम दिया है, हेलिक्स का नेम दिया है। ठीक है, और कहते हैं कि ये हेलिक्स किस तरीके से उसके अंदर ऑब्जर्व होते हैं हमें, तो सारे के सारे हेलिक्स जो हैं वो राइट हैंडेड फैशन में फॉर्म हुए हैं प्रोटीन्स। ठीक है बेटे, इसके अलावा कहते हैं कि और भी बहुत सारे ऐसे पार्ट है प्रोटीन थ्रेड के जो कि फोल्ड हो गए हैं और अदर फॉर्म्स उन्होंने ले ली हुई है, पर हम यहाँ पे ज्यादातर किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उन हेलिसेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं जो प्रोटीन थ्रेड के फोल्ड्स की फॉर्म में हमें नजर आ रहे हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जिसमें राइट हैंडेड फैशन में हमें हेलिक्स नजर आते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। देखो यहाँ पे छोटी सी पिक्चर की फॉर्म में मैंने आपको दिखाया हुआ है। Initially, it is in the form of a rigid rod. Then sometimes so many folds that are present in this thread-like structure, or you can say protein. तो ये जो हेलिक्स बने हैं जिनको हमने यहाँ पे क्या लिखा है, अल्फा हेलिक्स लिखा है। ठीक है बेटे, ये इसके किसको स्ट्रक्चर को शो करते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर को शो करते हैं। देखो यहाँ पे बीच बीच में मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड भी लिखा है। ठीक है,
तो ये हेलिसेस जो है वो एक के बाद एक फोल्ड्स की फॉर्म में प्रेजेंट है और आपस में एक दूसरे से कैसे एसोसिएटेड हैं, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट इज द बॉन्ड्स दैट आर प्रेजेंट बिटवीन द डिफरेंट हेलिसेस। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही अमाइनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है, क्योंकि अमाइनो एसिड्स के बीच में तो हमेशा जब भी प्रोटीन बनेंगे कौन से बॉन्ड होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड ही होंगे। ठीक है बेटे, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है वो मैं आपको थोड़े टाइम में बताऊंगी। यहाँ पे देखिए, कहता है कि जब प्रोटीन्स अपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में होता है तो वो दो तरह की उसकी फॉर्म्स हमें नजर आ सकती है। ठीक है, अगर वो इस तरह से हेलिक्स फॉर्म करता है तो इस स्ट्रक्चर को हम अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं या अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। ओके बेटे, पर कई बार वो कहता है कि वो अपने आप को, जो अमाइनो एसिड्स की लेयर्स हैं वो अपने आप को शीट्स की फॉर्म में अरेंज कर लेती है। ठीक है, इसको हम कैसे समझेंगे, सपोज करिए कि कोई पर्सन जो है उसने आयरन की काफी सारी शीट्स बना ली। ठीक है, आयरन को पीटने के बाद उसकी काफी पतली पतली शीट्स बना ली है और सारे के सारी शीट्स जो है उसको एक के ऊपर एक रखा हुआ है। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखो फर्स्ट लेयर अमाइनो एसिड की है, उसके बाद फिर उसकी नेक्स्ट लेयर अमाइनो एसिड की उसके नीचे है, फिर उसके नीचे थर्ड लेयर है अमाइनो एसिड्स की। पर सारी के सारी जो शीट्स हैं, ठीक है, उसमें एक शीट जो है वो दूसरे शीट के साथ और तीसरे शीट के साथ किसकी हेल्प से कनेक्टेड है, तो कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से कनेक्टेड है। ठीक है बेटे, फिर से सुनेंगे, अगर एक शीट की सारी अमाइनो एसिड की मैं बात करूंगी तो वो तो आपस में कैसे कनेक्टेड है, पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्टेड है। पर अगर मैं एडजेसेंट शीट्स जो है उनकी आपस में बात करूंगी तो वो कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे से, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दिस स्ट्रक्चर, secondary structure of the protein is known as beta pleated sheet structure. ओके बेटे, उसी तरह से अल्फा हेलिक्स में देखो इस तरह से काफी सारे फोल्ड बन गए हैं और कुछ अमाइनो एसिड्स जो हैं वो एक स्टैंड पे रह गई हैं, कुछ दूसरे में चले गई हैं, फिर ऐसे अलग अलग स्टैंड्स में चले गई हैं। तो देखो एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से तो पेप्टाइड बॉन्ड से एसोसिएटेड होंगी, पर एक फोल्ड में पाई जाने वाली अमाइनो एसिड दूसरे फोल्ड में प्रेजेंट अमाइनो एसिड से कैसे अटैच्ड हैं, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो अमाइनो एसिड्स की जो लेयर्स है उनके बीच में उनको आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है बेटे, ये चीज पता लग रही है? यस, स्पीक अप, इज देयर एनी डाउट? यस बेटे, सब कुछ ठीक है ना? ओके, वेरी ओके, सी द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि मैंने आपको अभी अभी एक बात बताई थी कि सारे के सारे जो प्रोटीन्स होते हैं वो एंजाइम्स नहीं होते, पर सारे के सारे जो एंजाइम्स हैं वो हमेशा प्रोटीन्स होते हैं। ओके बेटे, तो यहाँ पे देखिए हम बात कर रहे हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर की। तो कहते हैं कि टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स का बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे पास जो है एक वुलन बॉल होती है। ठीक है, अगर हमने ऊन ली है और ऊन का एक गोला बनाया बड़ा सारा और वो खुल गया है और उसके कुछ थ्रेड्स जो हैं वो बिखर गए हैं और कुछ अभी भी बंधे हुए हैं उसके साथ। ठीक है, तो जैसे एक हॉलो वुलन बॉल होती है और उसमें से कुछ थ्रेड्स इस तरह से खुल गए हैं एंड कुछ अटैच्ड हैं। तो इस तरह का जो अपीयरेंस है वो किसका स्ट्रक्चर है, टर्शियरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन्स का। ठीक है बेटे, अब इसको ध्यान से देखो, जब इस तरह से थ्रेड्स जो है प्रोटीन्स के खुल जाएंगे तो उसमें न्यूमरस फोल्ड हमें नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशनल व्यू है प्रोटीन्स का। तो कहते हैं कि ये जो फोल्ड है ये कोई नॉर्मल फोल्ड नहीं है। ठीक है, तो whenever you are studied about enzymes in your lower classes, ठीक है, I don't know whether you have studied about enzymes a little bit more in your lower classes or not, पर फिर भी आप ध्यान से सुनेंगे कि जब भी हम एंजाइम की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि एक एंजाइम जो होता है वो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है और उस केमिकल रिएक्शन के रेट को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। पर केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद एंजाइम जो है उस रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता और वो नई रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी होता है। ठीक है बेटा, यही बोला था ना। तो अब वो कहता है कि ये जो एंजाइम है ये किसी केमिकल रिएक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में देखो दो चीजें होती हैं, एक उसमें रिएक्टेंट होते हैं और एक उससे बाद में क्या बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है बेटे, तो अगर हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं और एंजाइम्स की बात कर रहे हैं तो इन रिएक्टेंट को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, सबस्ट्रेट कहेंगे। तो कहते हैं कि एंजाइम ने अगर केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करनी है तो उसको कुछ रॉ मटेरियल चाहिए और वो रॉ मटेरियल किस फॉर्म में होगा, सबस्ट्रेट की फॉर्म में होगा।
और रिएक्शन जो है वो सक्सेसफुली हो सके इसलिए एंजाइम को सबस्ट्रेट के साथ क्या करना पड़ेगा, बाइंड करना पड़ेगा। ठीक है बेटे, तो ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, उसमें प्रोटीन्स कैसे बिहेव करते हैं, एंजाइम्स की तरह बिहेव करते हैं। और ये इतने सारे जो आपको इसके फोल्ड नजर आ रहे हैं ना, ये इसके फोल्ड नहीं है, ये इसकी एक्टिव साइट्स हैं। ठीक है बेटे, these folds are known as the active sites of these proteins because here the proteins are playing the role of enzyme। तो कहते हैं कि जिस भी केमिकल रिएक्शन में इन्होंने पार्टिसिपेट करना है, उसमें जो भी सबस्ट्रेट प्रेजेंट होगा वो इन एक्टिव साइट्स के अंदर क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा, इसके साथ बाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से समझेंगे इसको, जैसे हमने कोई ताला खोलना होता है। ठीक है, इफ वी वांट टू ओपन अ लॉक, तो लॉक जो है उसके अंदर हम क्या लगाते हैं, की लगाते हैं। और एक कहावत होती है कि हर एक ताला जो होता है वो अपनी चाबी से ही खुलता है, सही है ना, हर एक ताले की अपनी चाबी होती है। उसी तरह से हर एक केमिकल रिएक्शन का अपना एंजाइम है और हर एक एंजाइम का अपना पसंदीदा सबस्ट्रेट है या रिएक्टेंट है। तो कहते हैं कि ये सबस्ट्रेट आएगा और उस एंजाइम के साथ अच्छे से बाइंड हो जाएगा, और हम ये कहते हैं कि उसी तरीके से बाइंड हो जाएगा जैसे कि एक की जो है वो एक लॉक के अंदर अच्छे से बाइंड हो जाती है। ठीक है बेटे, पर सबस्ट्रेट जब एंजाइम के साथ कैसे जुड़ा है, तो कहता है कि एंजाइम के पास एक्टिव साइट्स है जिसके अंदर सबस्ट्रेट इस तरीके से अच्छे से अपने आप को क्या कर लेता है, अटैच कर लेता है। और उसके बाद एंजाइम अपना काम शुरू कर देता है। आपको पता है एंजाइम का काम क्या है, एंजाइम ने सबस्ट्रेट जो है उसको फटाफट किस में कन्वर्ट करते जाना है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते जाना है। ठीक है बेटे, तो अगर मैं कहती हूँ E फॉर एंजाइम एंड S फॉर सबस्ट्रेट, देन E प्लस S क्या फॉर्म करेंगे, ES फॉर्म करेंगे। ठीक है, ES कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। फिर जैसे जैसे एंजाइम सारे सबस्ट्रेट को किसमें कन्वर्ट कर देगा, प्रोडक्ट में, तो फिर उसके आगे रिएक्शन जो है उसमें क्या बन जाएगा, EP बन जाएगा, दैट इज एंजाइम एंड प्रोडक्ट। ठीक है बेटे, पर आपको पता है कि प्रोडक्ट बनने के बाद एंजाइम कंज्यूम नहीं होता, वो अलग हो जाता है। तो फिर आगे रिएक्शन में हम लिखेंगे E प्लस P, यानी एंजाइम अलग हो गया एंड प्रोडक्ट उसने नहीं छोड़ दिए। फिर से सुनेंगे, एंजाइम आया दैट इज E and it reacts with S, that is substrate, and what it gives, ES, that is enzyme substrate complex. Then what happened, ठीक है, enzyme it acts on the substrate, it converts the substrate into product, and later ES complex it converts into EP। ठीक है, एंड EP जब बन जाएगा तो उसमें एंजाइम ने सारे प्रोडक्ट बना दिए, अब उसके साथ नहीं जुड़ा रहेगा, उसने क्या करना है, प्रोडक्ट से अलग हो जाना है। तो EP कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो जाएगा और उससे एंजाइम और प्रोडक्ट अलग हो जाएंगे और फिर से एंजाइम रेडी हो जाएगा एक नई रिएक्शन के लिए। ऐसा ही है ना, ये चीज पता लग गई सभी बच्चों को? यस बेटा, ओके वेरी गुड। बस इतना याद रखना है कि जब भी आपसे पूछा जाता है कि प्रोटीन्स कब एंजाइम्स की तरह बिहेव करते हैं, तो आपने याद रखना है कि प्रोटीन्स अपने टर्शियरी स्ट्रक्चर में एंजाइम्स की तरह बिहेव करते हैं। और टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स का ये कहता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, एक हॉलो वुलन बॉल जैसा है जिसमें काफी सारे क्या है, ओपन थ्रेड हैं जिनके क्या बन गए हैं, खूब सारे फोल्ड बन गए हैं। और ये फोल्ड क्या है, एक्टिव साइट्स हैं, और इन एक्टिव साइट्स पे सबस्ट्रेट बाइंड करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, और क्या बनता है, ES कॉम्प्लेक्स बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। जब एंजाइम सारे सबस्ट्रेट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये ES कॉम्प्लेक्स EP कॉम्प्लेक्स बन जाता है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और बाद में एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट्स को छोड़ देता है। ओके बेटे, फोल्ड का क्या नेम बताया था मैंने, एक्टिव साइट्स। देखो यहाँ पे उसका इनलार्ज व्यू हमें कैसे नजर आ रहा है। ठीक है, जैसे हमारे पास ऊन का एक बड़ा सारा गोला होता है एंड वो खुल गया, तो उसमें से कुछ थ्रेड्स जो हैं वो इस तरह से ओपन हो गए हुए हैं एंड कुछ अभी भी बीच में अटैच है। देखो कितने सारे फोल्ड हमें नजर आ रहे हैं। तो ये फोल्ड्स जो हैं वो एक्टिव साइट्स हैं जहां पर सबस्ट्रेट ने बाइंड करने और केमिकल रिएक्शन आगे होंगे। ओके बेटे, अब देखिए, अब क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का क्या कहता है। ठीक है, प्रोटीन का क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर ये कहता है कि बहुत सारे जो प्रोटीन्स हैं या पॉलीपेप्टाइड्स हैं, ठीक है, उन्होंने उनके अंदर जो प्रेजेंट अमाइनो एसिड्स हैं या उनकी जो भी सब यूनिट्स हैं, उन्होंने अपने आप को डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स के फॉर्म में अरेंज कर लिया है। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर से हमें ये तो पता है कि लीनियर थ्रेड है प्रोटीन के, है ना। अब वो कहते हैं कि ये लीनियर थ्रेड्स जो है अगर किसी भी डायरेक्शन में, 3 डायमेंशनल डायरेक्शन में कैसे मर्जी अपने आप को अरेंज कर ले और उससे कई सारी ज्योमेट्रिकल शेप्स बन जाए। ठीक है, चाहे वो स्फेयर की फॉर्म ले ली उन्होंने, चाहे उन्होंने इस तरह से अरेंज किया कि एक क्यूब बन गया,
ठीक है, या फिर उन्होंने प्लेट लाइक फॉर्म में अपने आप को अरेंज कर लिया है। ठीक है, किसी भी तरह से उन्होंने अपने आप को अरेंज कर लिया है और कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स अगर बन गई हैं तो वो स्ट्रक्चर क्या है, प्रोटीन का क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर है। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे देखो क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर में भी हमें खूब सारे फोल्ड यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स जो होते हैं वो हमें क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर में नजर आते हैं। और इसका एग्जांपल जो है वो एडल्ट हीमोग्लोबिन है। ठीक है, हीमोग्लोबिन यू नो वेरी वेल, अ रेड कलर पिगमेंट दैट इज प्रेजेंट इन योर ब्लड is a type of protein. And what kind of structure is found in hemoglobin? It is a quaternary structure of protein. तो अगर आपको हायर क्लासेस में जब पढ़ाया जाएगा तो हीमोग्लोबिन जो है उसमें प्रोटीन्स की दो बड़ी बड़ी चेन्स होती हैं। ठीक है, एक चेन को अल्फा चेन कहते हैं, एक को बीटा चेन कहते हैं। और ये अल्फा और बीटा चेन्स जो होती हैं इन्होंने अपने आप को अलग अलग ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स की फॉर्म में अरेंज किया हुआ है। ठीक है बेटे, अब ये जो अल्फा चेन बीटा चेन मैं कह रही हूँ ना, ये अल्फा एंड बीटा चेन एक्चुअली किससे बनी हुई है, खूब सारी अमाइनो एसिड से बनी है। और सारी के सारी अमाइनो एसिड्स के बीच में कौन से बॉन्ड है वो भी आपको मालूम है, पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक है बेटे, देखो इसको एक बार रीड करके देखते हैं। सम प्रोटीन्स आर असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट्स। कहते हैं कि कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होते हैं जिसमें काफी सारे पॉलीपेप्टाइड्स और सब यूनिट्स होते हैं। And the manner in which these individual folded polypeptides और सब यूनिट्स आर अरेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, और उसके बाद ये सारे के सारे पॉलीपेप्टाइड्स जो है उन्होंने एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अपने आप को अलग अलग तरीके से अरेंज किया हुआ है। तो इससे बहुत सारे स्फीयर बन गए हैं लीनियर स्ट्रिंग्स की फॉर्म में, या फिर स्फीयर्स जो है उन्होंने भी एक दूसरे के ऊपर एक अपने आप को अरेंज कर लिया है। एंड सब क्यूब लाइक अरेंजमेंट हमें नजर आ रहा है। ठीक है, या फिर उन्होंने इस तरीके से अपने आप को अरेंज किया है प्रोटीनेशियस थ्रेड्स को कि हमें प्लेट लाइक अरेंजमेंट नजर आ रहा है। तो ये सारे स्ट्रक्चर जो है वो क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन्स। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे देखो क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया। ठीक है, तो टर्शरी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा ये हमें फोल्ड कम नजर आ रहे थे, क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर में आपको न्यूमरस फोल्ड नजर आ रहे हैं। और न्यूमरस फोल्ड्स जो है उसमें लीनियर स्ट्रिंग्स भी हैं, उसमें स्फीयर्स भी हैं। ठीक है, कई बार क्यूबॉइड जैसा अरेंजमेंट जो है वो भी इसके अंदर हमें नजर आता है। क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को? यस बेटा, एनी प्रॉब्लम? यही तक करेंगे हम आज। ठीक है, फिर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिक्स हो जाएंगे आपस में, गड़बड़ हो जानी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? अब देखो इसके बाद हमने कार्बोहाइड्रेट्स करेंगे और उसके बाद न्यूक्लिक एसिड करेंगे। न्यूक्लिक एसिड के बारे में अभी तक आपको काफी कुछ पता लग चुका है। ठीक है बेटे, अब हम उसका एक मॉडल स्टडी करेंगे एंड दैट मॉडल वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट वैटसन एंड क्रिक। ठीक है, तो वैटसन एंड क्रिक जो है उन्होंने पहली बार ये बताया था कि न्यूक्लिक एसिड्स जो है, ठीक है, ऐसे पॉलीमर्स हैं जो कि आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो हेरिडिटरी मटेरियल की तरह बिहेव करते हैं। ओके बेटे, अब देखो कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी भी सेल को ले लेते हैं और सेल जो है उसके अंदर हमेशा क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ओके बेटे, और न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या नजर आएंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आएंगे जिनका क्या नेम है, क्रोमेटिन फाइबर्स हम उनको कहते हैं, जब तक कि सेल डिवाइड नहीं करता। बाद में हम उसको क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। ओके, फिर आपको ये बताया था सेल डिवीजन वाले चैप्टर में कि हर एक क्रोमोसोम जो है उसके कितनी आर्म्स हैं, 2 आर्म्स है। और अगर मैं एक ही क्रोमोसोम के 2 आर्म्स की बात कर रही हूँ तो दे आर नोन एज द सिस्टर क्रोमेटिड, यही बताया था। और सिस्टर क्रोमेटिड के अंदर क्या रन कर रहा है, हर एक न्यूक्लिक एसिड रन कर रहा है एंड दैट इज नोन एज द डीएनए। ठीक है बेटे, डीएनए का फुल फॉर्म इतने सालों से आपको बताते आ रहे हैं, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड अदर वन इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके बेटे, अब कहते हैं कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए को हम तभी कहते हैं क्योंकि उसके अंदर कौन सा शुगर प्रेजेंट है, उसके अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट है। ठीक है, फिर से सुनेंगे, डीऑक्सीराइबोस अगर शुगर है तो वो डीएनए है, और अगर सिर्फ राइबोस शुगर है तो वो कौन सा है, आरएनए है। ऑलराइट, फिर देखो एक चीज याद रखो, जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें आपको बताया था कि कार्बन जो है वो अलग अलग तरीके से अरेंज होते हैं। तो यहाँ पे जो ये शुगर है वो कैसी है, ये शुगर जो है वो एक पेंटोस शुगर है, यानी कितने कार्बन है उसके अंदर, 5 कार्बन है। ठीक है बेटे, और ये शुगर जो है वही किसके साथ अटैच होती है, तो आपको बताया था कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 चीजें होती हैं।
एक उसके अंदर हमेशा शुगर मॉलिक्यूल होता है, एक उसके अंदर हमेशा फॉस्फेट ग्रुप होता है, एंड थर्ड वन इज द नाइट्रोजेनियस बेसिस। यही बताया है ना। तो शुगर कैसी है, पेंटोस शुगर है, यानी 5 कार्बन से बनी हुई शुगर है। और अगर उसके साथ आके कौन अटैच हो जाता है, नाइट्रोजेनियस बेसिस अटैच हो जाते हैं, तो फिर उस यूनिट को हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। पर अगर शुगर और नाइट्रोजेनियस बेसिस तो अटैच हो ही रखे हैं, अगर उसके साथ कौन अटैच हो जाए, फॉस्फेट ग्रुप भी आके अटैच हो जाए, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो हमेशा हम ये कहते हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं वो किसके पॉलीमर हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर हैं। एंड समटाइम वी कैन यूज द टर्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स फॉर दैट। ठीक है बेटे, जैसे आपने याद रखा है कि प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, वैसे ही आप याद रखेंगे कि न्यूक्लिक एसिड्स में कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड प्रेजेंट है, जो काफी कॉम्प्लिकेटेड है नेचर में। ठीक है, और दोनों में एक चीज मिलती जुलती है कि दोनों के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स जो है उनका रिमूवल हो जाएगा एंड बाकी सारे ग्रुप अटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो जब भी मैं कहती हूँ कि एक अमाइनो एसिड ने दूसरे अमाइनो एसिड से अटैच होना है ना, तो इसका मतलब देखो फर्स्ट अमाइनो एसिड जो है अगर उसने दूसरी वाली से अटैच होना है तो उसका मतलब उसका पीछे वाला एंड दूसरी वाली के पहले वाले एंड के कांटेक्ट में आएगा ना। और पीछे वाले एंड पे क्या प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और दूसरी वाली के पहले एंड पे क्या प्रेजेंट है, NH2। तो इसका मतलब COOH और NH2 में से वन वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दो, तो फिर CONH